चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं इस सेशन को। कुछ कुछ बनाया और कुछ कुछ और भी है जो इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मेजॉरिटी जो चीजें जो हमारी बहन ने समझाई है, लिन वेफेंग, आपने बहुत सालों तक पर्सनल रेजोनेंस के ऊपर रिसर्च किया है। और उस पर्सनल रेजोनेंस के ऊपर रिसर्च करने पर इट डिड नॉट स्टार्ट विद दैट, ऐसा नहीं था कि वहां से शुरू हुआ था। लेकिन जो चीजें उन्होंने डिस्कस की, माना जो उन्होंने धीरे धीरे करके अनकवर करी अपनी जर्नी में, तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है किस तरीके से वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज जो उन्होंने बोली है कि वो एक इंजीनियर थी। इंजीनियर है। हम्म। एक इंजीनियर होने का अर्थ है कि वो कई चीजों को एक पैटर्न के रूप में, एक क्या कहते हैं, सिस्टम के रूप में देख पाना बहुत जरूरी है। नहीं तो सब कुछ हौच पौच हो जाता है। और यही चीज उन्होंने इसके अंदर कंपेयर करी है, एक इंजीनियर और एक साइकोलॉजिस्ट को बोला। अगर सुना हो ढंग से, तो उन्होंने बोला, जो एक बहन के बारे में बोला जिसने पॉजिटिविटी रेजोनेंस ऐसे करके कुछ आगे आएगा, पॉजिटिविटी रेजोनेंस, जिस बहन ने उसके ऊपर काम किया, उन्होंने बोला उनको कई सारे केसेस में वो आगे नहीं बढ़ पाई या वो नहीं समझ पाई, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट है। क्यों साइकोलॉजिस्ट हैं? क्योंकि उससे क्या हुआ, साइकोलॉजी में जो जिस तरह के पैटर्न्स दिए हैं, मापदंड के जो मैट्रिक्स बनाए हैं, दे डोंट कवर एवरीथिंग। हर चीज कवर नहीं होती है। और क्योंकि वो इंजीनियर थी, और उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में जब बताया, लूसिड ड्रीम के बारे में जो उनको हुआ था निकोला टेस्ला के बारे में, दैट ब्रॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बड़ाई कर रही है या बोल रही है कि भाई मुझे ही सब कुछ आता है, और मैं, वो बात नहीं है। लेकिन एक सिस्टमैटिक अप्रोच जिससे कि आप हर कॉर्नर को कवर कर पा रहे हो और समझ पा रहे हो, इंटरप्रेट कर पा रहे हो, क्योंकि उन्होंने आगे चल करके कई सारे इसके ऊपर मॉडल्स बनाए। दैट शोज के मॉडल बनने का अर्थ ये है कि उस मॉडल के अंदर में जो भी चीज जा रही है, मतलब, और उसका कोई रिजल्ट निकल रहा है, वो हर जगह पर अप्लाई होनी चाहिए। जैसे हमने पहले भी फिजिसिस्ट की बात की थी, मैथमेटिशियंस की बात की थी। जरूरी नहीं है हर कॉर्नर हर कोई कवर कर पाए, बट जब एक मॉडल बनाया जाता है, अब मॉडल के अंदर हम कोई भी केस डाल रहे हैं, उसके ऊपर कुछ इक्वेशंस लगा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट वही आना चाहिए जैसा कि प्रेडिक्टेड था। अगर उसके अंदर में वो रिजल्ट नहीं आता है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो मॉडल ब्रेक हो रहा है। हमने जब फिजिक्स के हिसाब से देखा था, जब ग्रेविटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं फिजिसिस्ट, तो ग्रेविटी को समझने में रिलेटिव, जो हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू जो ग्रेविटी को समझा गया, उसका भी कॉर्नर केस है। कॉर्नर केस मतलब कि एकदम एक्सट्रीम केस है, जब ब्लैक होल्स को स्टडी करते हैं और वहां पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्रेक हो जाती है। वो बिल्कुल प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाती है जो जिस तरह के रिजल्ट्स एक ब्लैक होल दिखा रहा है। तो पहली चीज ये थी। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि किस तरीके से जब क्या कहते हैं, एक मॉडल जो क्रिएट किया है, और उस मॉडल के अंदर में जिसमें ग्रेविटी मान लीजिए ब्लैक होल पे ब्रेक हो रही है, सेकंड जो थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, जिसे ग्रेविटी तो मतलब बोल दिया है कि उसके अंदर ग्रेविटोन करके एक पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल बिहेव करना चाहिए, वो पार्टिकल ग्रेविटी फोर्स कैरिंग पार्टिकल होना चाहिए। लेकिन जब वो उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, रन करते हैं, तो आज तक उनको कहीं पर भी किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंट में ये ग्रेविटी का पार्टिकल दिखाई ही नहीं दिया है, मिला ही नहीं है ग्रेविटॉन। इसलिए अगर चाहें, अगर उनकी बुद्धि एक इंजीनियर और एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उसको, मापदंड करने वाली बुद्धि नहीं होती, तो कहीं से भी कुछ भी घुसा करके इसका, हाँ यहाँ पर ग्रेविटी इस तरह से काम करेगी, इसका एक्सेप्शन ये है, इस एक्सेप्शन को हम ऐसे डील करेंगे, तोड़ मोड़ के सारी चीजों को कहीं ना कहीं किसी का सर जोड़ा, किसी का पैर जोड़ा करके कुछ एक मॉडल बना दिया। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ऐसे काम नहीं होता। चीजें समझ में आए उसके लिए उसका एक स्ट्रक्चर बुद्धि के अंदर फॉर्म होना चाहिए। वो स्ट्रक्चरल थिंकिंग जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक थिंकिंग।
और थ्योरी ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम्स भी कहा जाता है इसको। ये समझ बहुत जरूरी है, ये हमारी बुद्धि को अपनाना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ हर बार मैंने इनपुट दिया, किसी क्वेश्चन में 4 नंबर दिया और उसके रिजल्ट में 15 आना चाहिए, उसके हिसाब से 5 डाला तो 17 आना चाहिए, जो भी आना चाहिए, तो वो चाहे मैं कहीं पर भी इनपुट दूं, चाहे मैं इंडिया में बैठ के दूं, चाहे मैं यूएस में बैठ के दूं, चाहे मैं कहीं पर भी बैठ के दूं, वो हर जगह वैसा का वैसा ही लागू होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे कि वो कॉम्प्रिहेंसिव, होल, संपूर्ण सत्यता है। नहीं तो आप कुछ भी, किसी भी शब्द को किसी के साथ भी जोड़ दो, किसी भी लॉजिक को किसी भी थ्योरी के साथ जोड़ दो, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। और वो उसने इस सेशन में बताया है कि क्यों उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को समझती है, समझ रही है, बात कर रही है लोगों से। आपने देखा होगा पूरे वीडियो के अंदर, शी इज वेरी ओपन। ओपन मीनिंग कि आप मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, एंड आई विल लर्न फ्रॉम यू एंड यू कैन लर्न फ्रॉम मी। कहीं पर भी ये वाला थॉट नहीं आ रहा है कि आई नो हाउ दिस वर्क्स, दैट इज वेयर यू स्टॉप ग्रोइंग। तो उसके हिसाब से जो उन्होंने एक्चुअल में, जब उनकी रिसर्च शुरू हुई और उन्होंने बोला कि मैंने कई सारी जगहों पे काम किया, और काम किया मतलब कि इंजीनियर होकर के कई सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया, उन्होंने गवर्नमेंट के लिए भी काम किया, और फिर उन्होंने नाम दिया एक रैंड जगह पर, जहां पर उन्होंने काम किया, जहां पर शी एक्चुअली वर्क टू अंडरस्टैंड वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस का इफेक्ट क्या होता है। तो वो चीजें उन्होंने जब की, तो उसकी रिसर्च से कई सारी चीजें निकल के आई, एंड वन ऑफ द थिंग विच शी अंडरस्टूड वाज, जिससे वो शुरुआत नहीं हुई थी उनकी, उनकी पढ़ाई की शुरुआत उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हुई नहीं थी, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनकी रास्ते में उनको कहीं ना कहीं दिखाई दे गया। दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी। जो जिस चीज से उन्होंने शुरुआत करी थी, और उस रास्ते में कौन सी दिक्कत उनके सामने आके खड़ी हुई, जिसके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था, उसके बारे में उन्होंने बताया। कौन सी दिक्कत थी? वो लोनलीनेस की। तो हम उस नजरिए से देखते हैं, हालांकि इस तरीके से उनकी जर्नी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उस नजर से हम देखेंगे कि किस तरीके से लोनलीनेस, जो उन्होंने जो उनकी, जो वो पढ़ाई कर रहे थे, जो वो स्टडी कर रहे थे, उसमें लोनलीनेस किस तरह का रोल प्ले कर रहा था। बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, मतलब इस चीज को क्वांटिफाई करने में भी इतना डेडिकेशन जाएगा, और इतना क्या कहते हैं, थॉट जाएगा, इतनी मेहनत जाएगी, तब जाकर के इन चीजों को आप क्वांटिफाई कर पाओगे कि एक्चुअली हाउ लोनलीनेस इज इम्पैक्टिंग पीपल। इट्स नॉट इजी टू क्वांटिफाई। ये ऐसा नहीं है कि रोज लोग कितना लीटर पानी पी रहे हैं, आप बस देख लो उनको पाइप के थ्रू कितना पानी जा रहा है, और पानी के बाद में किस तरह कितना पानी जा रहा है, और फिर उसमें से कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना वेस्ट जा रहा है। ऐसा नहीं है, इस तरह से लोनलीनेस को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। जिस तरह से मतलब जितना डिफिकल्ट है इसको क्वांटिफाई करना, तो उसमें उन्होंने बताया कि कितने तरह से क्वांटिफाई हो रहा है लोनलीनेस। एक तो साइकोलॉजिकल कॉस्ट हो रही है, 50% इंक्रीज इन डिमेंशिया। एक्चुअली बताया गया कि किस तरह से लोनलीनेस से डिमेंशिया बढ़ रहा है। दूसरा बताया कि सुसाइड का सेकंड कॉज है, सुसाइड का सेकंड कॉज है बिटवीन 10 to 38, लोनलीनेस। दूसरा उन्होंने बताया इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब जो लोग लोनली फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, वो किस तरीके से एक बेटर एम्प्लॉय या एक इफेक्टिव एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब काम करने वाला, इफेक्टिव, अपनी इफेक्टिवनेस को लूज करता है। तो 154 बिलियन एंड डॉलर्स एनुअली लॉस हो रहा था, ड्यू टू लोनलीनेस इंड्यूस्ड एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म, दे आर एब्सेंट, दे आर नॉट प्रेजेंट देयर। वो उस समय में वहां है ही नहीं जहां पर उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्रिटिकल केसेस सॉल्व करने हैं। आगे चल के उन्होंने बताया किस तरीके से अम, बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट इश्यूज के ऊपर कोलैबोरेशन काम करता था। 2-3 उन्होंने बोला, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इसके ऊपर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लोगों के किस तरीके से बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन को निकाल लाते हैं। उसके बाद उन्होंने हेल्थ केयर कॉस्ट, कितने सारे लोग मेडिकेयर पे स्पेंड करते हैं, एक्सेस 6.7 बिलियन बताया। फिर उसके बाद में एपिडेमिक के से बहुत बड़ा एपिडेमिक बन गया है आज के टाइम पे लोनलीनेस, जहां पर 61% ऑफ अमेरिकन आर क्रॉनिकली लोनली।
इसके अंदर बहुत सारे रीजन है लोनलीनेस के, कि कौन सी चीजें लोनलीनेस को कंट्रीब्यूट कर रही है। बट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ बीके पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड 61% कितना बड़ा नंबर है। आज हमारे सामने कोई इंसान आए, उसकी प्रॉब्लम लोनलीनेस हो सकती है। क्या हम देख रहे हैं अकेलापन? क्या ये चीज हमें दिखाई दे रही है उन लोगों के अंदर, या नहीं दे रही है? ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है। क्या हम लोनली होते हैं कभी, हमें पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है? उसके कारण क्या हो सकते हैं, वो कारण भी उन्होंने बताया। कितने सारे कारण हो सकते हैं और कारण का निवारण क्या हो सकता है। उनकी कितनी बड़ी कम्युनिटी है, उन्होंने बोला, जिसके थ्रू वो लोगों को लोनलीनेस से बाहर निकालने का काम करे। एंड शी इज एन इंजीनियर, शी इज नॉट इवन अ साइकोलॉजिस्ट, बट ओनली द वे इन विच यू स्टार्ट अंडरस्टैंड, मतलब आप ऑनेस्टली उस चीज को अटेम्प्ट करते हैं कि चल क्या रहा है, ऑनेस्टली समझने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी जेन्युइन चीजें आंखों के सामने है जो हमें दिखाई देने लग जाती है। तो लोनलीनेस के बारे में बताया उन्होंने, बोला कि उसका एंटीडोट, मतलब उसका लोनलीनेस का जो अम, मतलब लोनलीनेस से कॉम्बैट करने के लिए जो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, not something which you can buy from outside, it is personal resonance। हम अपने में भी इस चीज को देख सकते हैं, जैसे कि पहले पूछा था कि कितनी तरह की चीजें बाबा ने बोली है जो रेजोनेंस से काउंट होती है। एक होता है याद से याद मिलना, दूसरा होता है उमंग उत्साह, ये भी रेजोनेंस है। तीसरा होता है उड़ती कला, ये भी रेजोनेंस है। हिम्मत, हिम्मत टू डू दिस, हिम्मत टू डू दिस, ये प्रेरिक्विजिट है, हिम्मत रखना। हिम्मत से बाबा की मदद मिलती है। तो उन्होंने बोला एन एक्सपीरियंस वेयर अ पर्सन्स रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज मच स्ट्रॉन्गर देन इट वुड बी फॉर अ सिमिलर स्टिमुलस। जैसे मैं किसी ए इंसान से मिली या बी इंसान से मिली, ए इंसान से मिल करके मुझे ज्यादा अच्छा लगा, 5x ज्यादा अच्छा लगा rather देन बी से, तो कहेंगे कि ए के साथ में कोई रेजोनेंस स्टैब्लिश हुआ है, पर्सनल रेजोनेंस स्टैब्लिश हुआ है। तो उन्होंने बताया कि कहीं पर भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। और दो चीजें होती है कि या तो वो बहुत पॉजिटिव हो सकता है, मतलब आपका ये जो रेजोनेंस आपने क्रिएट किया, या एक जने को देख करके भीषण गुस्सा आ गया, या बस लड़ाई पे ही पहुंच गए, या दूसरे को देख करके, एक और जने को देख करके बहुत ही अच्छी हमारी मतलब क्या कहते हैं, पटने लग गई बोल सकते हो, तो एक रेजोनेंस क्रिएट हुआ। तो रेजोनेंस भी दो तरह के हैं, उन्होंने बताया एक नेगेटिव भी हो सकता है और एक पॉजिटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव का नाम कितना अच्छा दिया है, प्रोफाउंड कनेक्टेडनेस, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्रोफाउंड कनेक्टेडनेस। लोनलीनेस का उल्टा इज कनेक्टेडनेस, एंड वो भी प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब बहुत डीप, डीप कनेक्टेडनेस, नॉट जस्ट एट सरफेस लेवल। और ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हमारी खुद की खुद से कितनी डेप्थ में कनेक्टेडनेस, तभी हम किसी और के साथ में डेप्थ में जुड़ सकते हैं। हम कितना, और उसके लिए उन्होंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑथेंटिसिटी, सत्यता, ऑथेंटिसिटी, कितना ऑथेंटिक होकर के सत्यता से हम अपना जीवन जी रहे हैं, या ऊपर ऊपर की बातों पर, छोटी मोटी चीजों को सॉल्व करते 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 बस, हाँ उसी में बाबा कहते हैं ना, लहरों में ही लहरा रहे हैं, डीप में नहीं जा रहे हैं। तो प्रोफाउंड कनेक्टेडनेस मतलब कि बहुत गहरा कनेक्शन फील होना। जितना गहरा कनेक्शन हमारा स्व से होगा, उतना ही गहरा कनेक्शन हमारा शिव बाबा से भी होगा, और उतना ही गहरा कनेक्शन हमारा अन्य आत्माओं से भी होगा। ये लेयर है। और इंटेंसली नेगेटिव मतलब बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया, या जैसे उन्होंने बताया दो तरह की बातें भी करेंगे, जो ओपन लुक क्लोज लुक। फिर इट फंक्शंस ऑन द एग्जैक्ट सेम मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स एज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। साइकोलॉजी में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, हम सोचते रहते हैं विज्ञान से हमारे जो हम क्लासेस ले रहे हैं इससे हमारा योग कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। वहां पर भी मैथ्स फॉलो होती है, वहां पर भी लॉजिक लगता है।
वहां पर भी आपकी बुद्धि लगती है, तब जाकर के ही आप चीजों को समझ सकते हो। तो उन्होंने बोला कि एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के होते हैं। बीच में और भी सारी बातें बोली है जो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। दो उन्होंने बताया किस तरह के रेजोनेंस होते हैं, दो तरह के रेजोनेंस होते हैं, एक तो ओपन लूप होता है और एक क्लोज लूप होता है। ओपन लूप की इक्वेशन होती है जैसे कि बोला पर्सनल रेजोनेंस, आपको कोई किसी का गाना अच्छा लग गया, जो आगे वो बोलती है सिंक्रोनस वगैरह, आपको किसी का सॉन्ग अच्छा लग गया, आपको कोई आर्ट अच्छी लग गई, ग्लिमर उन्होंने बोला था अच्छा लगा, मतलब इसमें दूसरे की कोई जगह नहीं है, आप अपने लेवल पर ही अपने आप को इंस्पायर होता हुआ, अपने आप को उमंग उत्साह में आता हुआ अनुभव करते हैं। ये ओपन लूप है। और ओपन लूप जो है इसका मतलब अभी आपको कहीं से कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा है, किसी से आप जुड़ करके कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हो, आप अकेले ही हो उसमें। लेकिन अकेले हो पर अकेले नहीं हो, लोनली नहीं हो, अलोन हो बट लोनली नहीं हो। यू आर नॉट लोनली, यू आर अलोन, इट्स ओके। आप उस स्थिति में आप अकेले हो लेकिन फिर भी लोनली नहीं हो। और जैसे कि उन्होंने बताया कि टेस्ला की अर्थ को एक मशीन थी, उसने जाकर के अर्थ की फ्रीक्वेंसी पर और सामने वाले स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी पर खुद को वाइब्रेट किया तो सामने वाला स्ट्रक्चर हिलने लग गए, मैंने बोला ना एकदम संपूर्ण रीति से सारे फ्लोर्स हिलने लगे, चीजें हिलने लग गई। तो उसका नाम ये नाम नहीं था अर्थक्वेक मशीन, पर उस एक्सपेरिमेंट के बाद में अर्थक्वेक मशीन नाम रखा, उन्होंने तुरंत बंद कर दिया निकोला टेस्ला ने। तो किस तरीके से एक डिवाइस जो ट्यून हो गई थी बिल्डिंग के एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी से, तो अर्थक्वेक जैसा आने शेक होने लग गई वो, क्योंकि तो वहां पर क्या हुआ, रेजोनेंस क्रिएट हुआ। और फिर जैसे कि उन्होंने एक सॉन्ग के बारे में बताया था जिसको, जो कि एसिंक्रोनस था, मतलब कि मतलब फेस टू फेस नहीं था, वो मीडिएटेड था। मीडिएटेड था मतलब टीवी पर उन्होंने देखा और उसमें देखा कि अच्छा कोई गाना वाना गा रहा है, और उसके बाद में उनको एकदम से रोना आ गया, तो दिस दिस इज कॉल्ड मीडिएटेड, मतलब फेस टू फेस नहीं था, किसी के साथ में नहीं हो रहा था, टीवी पे उन्होंने देखा एंड शी वाज मूव टू टीयर्स। तो वो भी एक तरह का ओपन रेजोनेंस होता है, ओपन लूप होता है। वर्सेस क्लोज लूप, क्लोज लूप में अभी इसमें अगर आप देखोगे तो जेड है, जिससे कि एक और जी एक इंसान है और उसे एक सी रिजल्ट आ रहा है। पर जब क्लोज लूप की बात होती है तो एक एक सिस्टम है जिसके अंदर में जेड मना पार्टिसिपेशन जा रहा है, जो सी रिजल्ट आ रहा है उससे एक और लूप क्रिएट हो रहा है जिसको कहते हैं फीडबैक लूप। वो फीडबैक वापस से उस सिस्टम को फीड कर रहा है, उससे उस सिस्टम को दोबारा जा करके उसके अंदर एक एक अपना कमेंट या अपनी एक एनर्जी दे रहा है, तो उससे ये क्लोज हो गया, घूमने लगे अंदर ही अंदर, एनर्जी अब घूम रही है। तो क्लोज लूप, इसको क्लोज लूप रेजोनेंस कहते हैं। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज और ओपन में फर्क ये है कि एक में फीडबैक होगा और एक में फीडबैक नहीं होगा। हम जब इसको सूक्ष्म से समझते हैं तो फीडबैक का अर्थ ये नहीं है कोई बोल के ही हमें बताए, फीडबैक अनुभव हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि कितने तरह के सेंसेस होते हैं। 54 सेंसेस जो उन्होंने बताया, आगे डिस्कस करेंगे। तो जरूरी नहीं है कोई आकर के ही आपको मुंह मुख से बोले फीडबैक, नो। तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया माइक्रोफोन फीडबैक, जैसे कि हमने देखा है कई कई बार एम्पलीफाई हो जाता है, अगर एक एक माइक को स्पीकर के पास ज्यादा ले लो तो माइक की आवाज स्पीकर में गई, स्पीकर की आवाज माइक में गई, फिर माइक की आवाज स्पीकर में गई, तो ऐसे करते करते एक लूप बन जाता है। तो एकदम से आप देखोगे चीखने की आवाज आ जाती है, तो वो होता है एम्पलीफाई हो गया। तो इसलिए हमेशा माइक को स्पीकर से दूर रखा जाता है, क्योंकि माइक में हम कुछ बोल रहे हैं और स्पीकर क्या करता है, हमारी बोली हुई बात को बाहर सुनाता है, जोर से सुनाता है, इतना जोर से सुनाता है कि माइक उसको सुन लेता है, तो वो फीडबैक लूप बन जाता है अनब्रोकन, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए माइक को हमेशा स्पीकर से दूर लेके जाना पड़ता है, तब जा करके माइक स्पीकर की आवाज को सुन नहीं पाता है। जब ये होता है तब आप, तब वो ओपन में रहता है कि आप जो बोल रहे हो माइक में जा रहा है और स्पीकर से बाहर निकल रहा है, ओपन रेजोनेंस हो गया, वो क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद में उन्होंने अपने पति की बात बताई थी कि किस तरीके से आर्ग्यूमेंट हुआ, मिस इंटरप्रिटेशन से, मिस इंटरप्रिटेशन पे बहन ने रिप्लाई किया नहीं आपने मुझे गलत समझा, उसके ऊपर फिर भाई ने रिप्लाई किया, तो वो भी एक
एस्केलेट हो गया, जिसको कहते हैं ना मैटर एस्केलेट हो रहा है। आज के समय में वॉर एस्केलेट हो रहा है, तभी बोलते रहते हैं डी एस्केलेट, डी एस्केलेट, कम करो कम करो। एस्केलेट हो रहा है, एक एक की इनसिक्योरिटी दूसरे की इनसिक्योरिटी को फ्यूल कर रही है, फिर फ्यूल कर रही है, फिर फ्यूल कर रही है, तो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, चक्रव्यूह जैसा क्रिएट हो गया है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपका कंट्रोल, मतलब किस तरीके से आप जो अदर है वो आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है। मतलब अदर पार्ट हो सकता है जिसमें फ्रेंडशिप आ जाती है, एक्टिव फीडबैक लूप होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस लोग सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, उसमें कोई फीडबैक नहीं है, तो वो क्लोज लूप नहीं होगा। फिर वो जो इंसान जो भी करेगा वो अपनी क्षमता से ही करेगा, वो खुद जितना अपने लेवल पर रेजोनेट हो रहा है और अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर रहा है खुद के लाइफ में, या खुद में ही जितना उमंग उत्साह है बस उसको ही लेकर के वो आगे बढ़ रहा है। दूसरा वाला उसके प्रयास में कुछ कोलैबोरेट नहीं कर रहा, कुछ फीडबैक नहीं दे रहा, तो वो क्लोज्ड लूप नहीं है। साथ में मिलकर के कुछ नहीं किया जा रहा है, वहां पर एक जना बोल रहा है एक जना सुन रहा है, बस इतना ही हो गया। तो उसमें एक्टिव फीडबैक नहीं होता, फीडबैक ही नहीं होता है। तो इसके लिए जैसे जैसे आपका क्लोज लूप होता है, तो क्लोज लूप में दो दिशाएं पकड़ता है, एक तो नेगेटिव हो जाता है जहां पर मिल करके सब गालियां देने लग गए, या एक पॉजिटिव हो जाता है जहां मिल करके सबने कुछ कोलैबोरेट करके कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया। खैर उसके बाद में उन्होंने बोला कि किस तरह के, मतलब हमें लगता था कि कुछ एक दो तरह के सेंस होते होंगे, हाँ ठीक है 5 सेंसेस होते हैं, क्योंकि सेंस वो था ना, यहाँ पर आया नहीं, हाँ ये रहा सेंस। सेंस होता है, सेंस के साथ में वो सेंस पार्टिसिपेशन के पास जाता है, उस पार्टिसिपेंट उसको यूज करता है, और फिर उसके अंदर में जो भी सिचुएशन में वो होता है उसके थ्रू वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। फिर वो रिस्पॉन्स अदर के पास जाता है, फिर वो अदर से जब कनेक्शन होता है तो फिर से उसके सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, सेंस को पता चलता है, फीडबैक जो मिल रहा है वो सेंसेस कैच करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कैच कर रहा है, सेंसेस कैच कर रहा है, आपकी आंख कैच कैच कर रही है, आपके कान कैच कर रहे हैं, आपके और जो 54 सेंसेस बताए वो कैच कर रहे हैं। वो सेंस फिर पार्टिसिपेंट यूज करके फिर से एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। वो सेंसेस जरूरी नहीं आपके सिर्फ 5 सेंसेस हो जो उन्होंने क्लियर किया, नहीं वो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक फीडबैक लूप क्रिएट होता है, रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। अब जो उन्होंने कितने तरह के सेंसेस, एक एक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेडिएशन सेंस बताया उन्होंने, सेंस ऑफ लाइट साइट इंक्लूडिंग पोलराइज लाइट। फिर सेंस ऑफ कलर, मतलब किसी के कहा जाता है ना, कोई किसी को सपोज करो पसंद करता है या पसंद करती है, तो देखना वो अच्छे कलर्स पहन के जाएंगे, उनके साथ में जाएंगे तो बेस्ट ड्रेसअप होंगे, इस तरीके से। तो वो कौन सी चीज सेंस करती है, उनको दिखता है अच्छा ये हैप्पी कलर है ये नेगेटिव कलर है, उससे भी पता चलता है। मूड्स होते हैं, टेम्परेचर चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, व्हेन यू आर लाइकिंग समथिंग और डिसलाइकिंग समथिंग। फिर उसके बाद में फीलिंग सेंस बताया कि किस तरीके से हियर हियर करने से रेजोनेंस हो गया, सोनार हो गया। ग्रेविटी का सेंस, ग्रेविटी के प्रति भी हमारी सेंस है, हमारे हर मतलब हमारी बॉडी को ये सारे सेंसेस पता चल जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी हो गया, वेट ग्रेविटी बैलेंस हो गया। उसके बाद में केमिकल सेंसेस, नोज के थ्रू टंग के थ्रू खाने से, इससे पता चलता है। हार्मोनल सेंसेस हो गए। फिर उसके बाद मेंटल सेंस है, पेन से पता चल जाता है हमें, सेंस ऑफ पेन है हमारा। सेंस ऑफ प्ले है, पता चल जाता है कि कब कोई ऑफेंड कर रहा है मुझे पकड़ करके, या कब कोई सिर्फ सिंपल मजाक कर रहा है, उसका इंटेंशन नहीं है, तो उसके प्रति भी पता चल जाता है। सेंस ऑफ टाइम एंड रिदम, ऑफ कोर्स टाइम का भी पता चलता है, और रिदम का पता चलता है कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। सेंस ऑफ वेदर चेंजेस पता चलता है। ऐसे लैंग्वेज सेंस पता चलता है कि आप फीलिंग्स कन्वे करते हो, किस तरह की लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हो। भले लोग कई कई एक दूसरे को गालियां देते हैं, लेकिन उनकी गालियों का मतलब वो नहीं होता है कि सामने वाले को ऑफेंड कर रहे हैं, उनका भाईचारा ही वो अपनी गालियों से व्यक्त करते हैं। तो भले लैंग्वेज खराब हो गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग खराब है। कुछ कुछ मतलब एकदम डीप लेवल पे कह सकते हैं। उसके बाद में ह्यूमिलिटी का सेंस, सामने वाला रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए हम्बल है, अप्रिशिएट करता है, उसमें एथिक्स है। इंटुइशन,
का सेंस होना, आपका एस्थेटिक सेंस होना, क्रिएटिविटी, सब पता चल जाता है। कौन रिपीटेटिव बातें कर रहा है, कौन वही पुरानी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी जिसको कहते हैं वर्ड सैलेड, बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं है उनकी बातों में, कुछ सार ही नहीं है, साफ पता चलता है। और जो सेंस सेंस से भरपूर होती है वो बात भी साफ पता चल जाती है कि हाँ इसमें कुछ सेंस है, इसमें कुछ शक्ति है। उस तरीके से तो कई सारे सेंसेस उन्होंने 54 सेंस बताया, एक यूनिटी का भी सेंस बताया, कि एक यूनिटी का भी सेंस होता है कि एकता है यहाँ पर या एकता नहीं है, एक मतता है या नहीं है, वो भी हमें सेंस हो जाता है। तो कितने सारे वो जो फीडबैक लूप आ रहा है, जो वापस आ रहा है इंसान से हमारे पास में, कितने तरह के सेंसेस हैं जो हमें ये बात बता देते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, सामने वाले से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब वी आर कोलैबोरेटिंग टू क्रिएट समथिंग, या नेगेटिव आ रहा है कि हम उसको जो खराब करने के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं, खत्म करने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए। ये सेंस है, पता चलता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो इस तरह के चार पांच तरीके के सेंसेस उन्होंने बताए। फिर उसके बाद में एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपका नेस्टेड नेस्टेड फीडबैक होता है। जैसे कि उन्होंने बताया था कि फर्स्ट उन्होंने बताया कि मैं लूसिड ड्रीम किया, तो मैं क्या कहते हैं, लूसिड ड्रीमिंग में इससे निकोला टेस्ला से मिली। और फिर उसके बाद में मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं आई वाज ग्लोइंग। अब इस ग्लो के ऊपर में किसी नर्स नन ने, बुद्धिस्ट नन ने इसके इसको नोटिस किया और बोला यू आर ग्लोइंग, एंड दे स्टार्टेड, देन द टॉपिक वाज नॉट दैट शी इज ग्लोइंग, बट दे बोथ केम टुगेदर, ये दोनों मिल करके इन्होंने ये समझना की कोशिश करी कि ग्लो क्या होता है, कैसे आता है, कोलैबोरेट किया, अंडरस्टैंड किया उसको, और उसके कारण उनको काफी सारी अंडरस्टैंडिंग मिली जो यहाँ पे दिया है, ग्लो, कंस्ट्रक्टिव रेजोनेंस। वर्सेस जो आर्ग्यूमेंट का था कि किस तरीके से एक जने ने अपना कुछ बोला, दूसरे ने उसको डिफेंड किया, और डिफेंड करने के बाद में यहाँ से जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बताया था, तो वो नेगेटिव हो गया, एस्केलेट हो गया बहुत जल्दी। तो कितना इंपॉर्टेंट था यहाँ। वन थिंग विच कैरिड आउट वाज ऑथेंटिसिटी, योर क्यूरियोसिटी टू नो समथिंग, जिज्ञासा, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, humbleness to say I don't know, not just say feel I don't know। और दूसरी बात क्यूरियोसिटी, I want to know। दोनों में बहुत फर्क है। I don't know and I want to know versus I know। I know तो there is no resonance there, वहां आप अपने ही अल्पकाल के उसमें हो, अल्पकाल के रेजोनेंस में हो, अल्पकाल के जो भी बाबा बोलते हैं ना, अल्पकाल की प्राप्ति में हो, जो ईगो के कारण आपके अंदर आ रही है कि हाँ भाई आई नो, आई नो, आई नो, सबको यही बताना आई नो। तो आई नो से सामने वाला इम्प्रेस तो होगा थोड़ा सा कि हाँ भाई इनको पता है, हमें नहीं पता है, लेकिन वो ज्यादा समय चलेगा नहीं, वो कोलैबोरेशन बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो एनीवे तो उसके बाद में उन्होंने क्लियर किया कि किस तरीके से आपके हाँ, यहाँ पर जब उन्होंने बताया तो अब उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि चलो ठीक है, अगर आप लोनलीनेस से डील कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है लोनलीनेस से बाहर निकला जाए, कैसे निकला जाए, तो पहला स्टेप ही उन्होंने बताया रेजोनेंट लिसनिंग, बिकम रेजोनेंट लिसनर, बिना जज किए, नॉन जजमेंटल वे में आप सामने वाले की बात, रेजोनेंट लिसनिंग। स्पीकर है, उसने अपनी इनिशियल फीलिंग बताई, और इनिशियल फीलिंग बताते हुए वो बता पाया क्योंकि जैसे ही उसने बताया तो लिसन जो कर रहा है तो उसमें सेफ्टी और अट्यूनमेंट की अनुभूति हुई कि वो सेफ है, और अट्यून मतलब उस चीज से सामने वाला अट्यून्ड है। तो उसने अपना मैसेज जो उसने जो वो बता रहा था
वो उसको, when that person started feeling safe and attuned मतलब कि सम, स, अभी के टाइम पर अभी के उस मोमेंट के साथ में वो ट्यून में है, तो उसके अनुसार उसने अपना मैसेज एडजस्ट किया, और ऑथेंटिसिटी और वनरेबिलिटी से उसने अपनी सच बात बताया, क्योंकि अगर वो सेफ फील नहीं करेगा तो अपनी वनरेबिलिटी, अपनी इनसिक्योरिटी को दर्शा नहीं पाएगा। कहीं कहीं पर हम ये बोलते हैं हमें सब पता है, हमें सब पता है, क्योंकि वी फील इनसिक्योर इनसाइड। हम अब इतना सिक्योर ही फील नहीं करते हैं कि हम सच बता सकें, सच को एक्सेप्ट कर सकें। जैसे ही सच को एक्सेप्ट करने की बात आती है, अंदर का पूरा जहान में अर्थक्वेक आ जाता है। इसका क्या मतलब है, मुझे कुछ नहीं आता। इसका क्या मतलब है, मैंने कुछ सीखा नहीं। इसका क्या मतलब है, मैं कहीं पे और भी नहीं हूँ। मतलब अंदर के जहान में अर्थक्वेक आ गया कि भैया, अभी तक जिस जिस फाउंडेशन पर सारी इमारतें खड़ी हुई थी, वो फाउंडेशन ही हिलने लग गया। फाउंडेशन तो यही था कि मेरे को इतना आता है, मुझे इतना आता है, मुझे इतना आता है, या जो भी। तो सबसे पहले वो आत्मा जब तक सेफ फील नहीं करेगी, वो अपनी वनरेबिलिटी को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो ऑथेंटिसिटी और वनरेबिलिटी उसने एक्सप्रेस की, और जो सुन रहा था उसने बेनेवलेंस और अटेंटिवनेस से वो बात सुनी। बेनेवलेंस का भी उन्होंने बताया था, नॉन जजमेंटल होना, क्यूरियस होना, व्हाट इज इट दैट दैट पर्सन इज ट्राइंग टू से। नॉन जजमेंटल होना, इंटरप्रेट नहीं करना, जैसा है वैसा बोलना, और लिसन, सुनना, ये होता है बेनेवलेंस और अटेंटिवनेस। और सबसे अच्छा चीज उन्होंने बताया, हाउ कैन यू डू दैट, विद आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट इज मैजिक, ये बात उन्होंने बोली। तो जब उन्होंने बेनेवलेंस और अटेंटिवनेस से सुना, मैसेज को रिसीव किया, तो उसी हिसाब से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। बेनेवलेंस और अटेंटिवनेस से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उसके थ्रू, जैसे म्यूचुअल आई गेस, उसके थ्रू सामने वाले के पास में, भले उन्होंने कुछ बोला नहीं, जरूरी नहीं है शी सेड समथिंग, इन दिस केस ही सेड समथिंग, नो, ही कुड हैव जस्ट, मतलब उसने सिर्फ आंखों ही आंखों में ऐसा दर्शा दिया कि आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आई एम विद यू, या जो भी कंस्ट्रक्टिव उसका दर्शाया। तो वर्बल फीडबैक हो नहीं हो, बस एक फीडबैक दिया, नॉन वर्बल या वर्बल। नॉन वर्बल हो सकता है हाथ पकड़ के बोला ओके, या नॉन वर्बल हो सकता है गले लगा लिया हो, नॉन वर्बल हो सकता है आपने अंदर से ही फील कर लिया हो कि भाई यस। एंड जो उनकी 54 सेंसेस हैं, जिसमें से हो सकता है यूनिटी का सेंस उसको समझ में आया, उसको उसको समझ में आया हो कि ये मेंटल लेवल पर कुछ समझ में आ गया हो, तो कोई ना कोई सेंस उनका एक्टिवेट हुआ और वो रेजोनेंस हुआ। तो उसको और सेफ फील हुआ, उसको और अच्छा लगा, तो उसने और ज्यादा अपने बारे में बताया। दिस इज रेजोनेंट लिसनिंग। तो उन्होंने बोला, अगर कहीं पर भी स्टक होते हो, लोनलीनेस फील करते हो, तो रेजोनेंट लिसनिंग से शुरू करो, यू विल स्टॉप फीलिंग लोनली। तो यहाँ लिखा ना, द लिसनर प्रोजेक्ट सेफ्टी एंड अट्यूनमेंट, द स्पीकर सेंसेस सेफ्टी एंड एडजस्ट देयर मैसेज टू इंक्रीज ऑथेंटिसिटी एंड वनरेबिलिटी। Step 3, the listener receives this vulnerability through a filter of active benevolence and attentiveness. And step 4, feedback. The listener provides non-verbal and verbal feedback, further amplifying the speaker's safety. Yes, you are safe to express. इससे क्या हुआ, कनेक्शन जो हुआ, जो रेजोनेंस क्रिएट हुआ, वो बहुत हाई लेवल का रेजोनेंस क्रिएट हुआ। धीरे धीरे करके स्टार्ट, उन्होंने जो बोला था शुरू में, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने लग जाती है। धीरे धीरे करके वो फ्रेंडशिप और अच्छी होती जाती है, और अच्छी होती जाती है, और अच्छी होती जाती है। उसका कारण होता है कि वन पर्सन इज एक्टिवली लिसनिंग, मतलब रेजोनेंटली लिसनिंग, अनदर इज ऑल्सो, तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस, वहां पर एक बहुत अच्छा रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, एक अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाती है, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, म्यूचुअल अग्रीमेंट के ऊपर। और बहुत अच्छी बात उन्होंने यहाँ पर बोली थी कि किस तरीके से इम्प्रोव, आपने सुना हो तो, इम्प्रोव कॉमेडी, इम्प्रोव कॉमेडी होता है इम्प्रॉम्प्टू, मतलब उस समय में, उसी समय में आप स्टेज पे आए, 10 लोग, 4 लोग हैं, और किसी ने कुछ बात शुरू करी, और फिर किसी ने कुछ बात शुरू करी, तो दूसरे ने उसके ऊपर करा, ऐसे करते करते, और कॉमेडी उनके जहन में है, तो वो कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो कॉमेडी हो जाता है, विदाउट ऑफेंडिंग, विदाउट, या जो भी। तो जो सामने वाले लोग होते हैं वो
इंजॉय करते हैं जो गेस्ट्स होते हैं, जो सामने बैठे होते हैं, ऑडियंस होती है वो। तो इम्प्रोव कॉमेडी का भी जो फर्स्ट प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल होता है, जिसको अगर लोग लोग अगर उसको मानने लग जाएं तो इम्प्रोव कॉमेडी में बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। वो ये था, उस वो जो स्टेटमेंट होता था वो होता था ओके एंड, ये स्टेटमेंट होता है, उन्होंने बताया नहीं बट मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया। ओके एंड, ओके मतलब पहले आपने एक्सेप्ट किया, एंड आपने उसको अलाउ किया कि वो उस पर बिल्ड कर सके। ओके इज फर्स्ट एंड सेकंड इज एंड मतलब उसको बोला कि अच्छा, अच्छा आगे, अच्छा आगे, और ऐसे करा। तो फिर सामने वाले ने बिल्ड किया, तो आपने उसको रोका नहीं, इनहिबिट नहीं किया, आपने अलाउ किया कि सामने वाला पर्सन कोलैबोरेट करे, प्रोडक्टिवली कोलैबोरेट करे, कंट्रीब्यूट करे, और धीरे धीरे करके वो फिर वो कॉमेडी में एक दूसरे के साथ में क्या कहते हैं, सेफ फील करना, अपने बेस्ट पार्ट को बाहर निकालना, और उसके ऊपर लोगों का जो प्रतिक्रिया होती है, जो ऑडियंस की, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने इम्प्रोव कॉमेडी के बारे में भी बीच में बताया। उसके बाद में ये हमने कर ही लिया, डू नॉट इंटरप्रिटेट, लिसन एक्टिवली। ये किस तरीके से बेनेवलेंस एंड अटेंटिवनेस, राइट, या अलर्टनेस, ये दोनों चीजें कंट्रीब्यूट करती है। तो उसके बाद में जो फिर देखा कि किस तरह के इम्पैक्ट होते हैं, बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स बताए, इतने वंडरफुल इम्पैक्ट बताए कि आपका 3 लेवल के ऊपर में जो आपकी ये रेजोनेंट लिसनिंग है, 3 लेवल पर आपकी रेजोनेंस को क्रिएट करती है। कितना वंडरफुल। एक तो बायोलॉजिकल इम्पैक्ट, उन्होंने बोला आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच में कोहेरेंस आता है, एक दूसरे से बात करते हैं, लेफ्ट और राइट। बायोलॉजिकल लेवल पर आपके ब्रेन वेव सिंक्रोनाइज होती है जस्ट बाय बीइंग ऑथेंटिक, बीइंग क्या कहते हैं उसको, अटेंटिव, जस्ट बाय डूइंग दिस। कितनी पावर है ट्रस्ट में, सत्यता में, ट्रुथ में। सिर्फ ये करने से ही आपकी ब्रेन वेव सिंक्रोनाइज हो रही है, कुछ करना ही नहीं है। यू हैव टू बी योर सेल्फ, ऑथेंटिक, सत्य होना, खुद के साथ में भी सत्यता से होना, और उस सत्यता से सामने वाले के साथ जुड़ने से ही आपका ब्रेन वेव सिंक्रोनाइज होने लग जाता है। इंटरनल कोहेरेंस होता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, आप सुनते हो सामने वाले को, और आप उन डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस में आप, मतलब आप अटेंटिव हो, आप उनको सहयोग दे रहे हो, आप डिफेंसिव नहीं हो और पोलराइज नहीं हो, मतलब आप जजमेंटल नहीं हो। जैसे कि 4 चीजें बताई थी ना, बी नॉन जजमेंटल, लिसन एक्टिवली, स्टे क्यूरियस, यू वांट टू नो, ऑथेंटिसिटी, जैसे पहले बोला था, ऑथेंटिसिटी एंड क्यूरियोसिटी। Authenticity says, I don't know. And curiosity says, I want to know. Now, this is where the change begins. तो क्यूरियस और इंटरप्रेट नहीं कर, इंटरप्रेट वही करता है जो जिसको लगता है कि मुझे आता है, मुझे पता है, इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब तो वो हुआ ना, वहां बाबा ने ये कहा था, वहां बाबा ने वो कहा था। डू नॉट इंटरप्रेट, डू नॉट इंटरप्ट। मतलब आप उस पूरे जो जो आपका पूरा जो कॉन्वर्जेशन चल रहा है, उसमें आप कहीं पर भी अपना ये नहीं सोच रहे हो कि हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब वो, इसका मतलब वो, इसका मतलब वो। यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर जस्ट बीइंग देयर सिंपली। यू आर नॉट ट्राइंग टू कंक्लूड, नॉट नॉट कंक्लूड इन योर माइंड। क्यूरियस होने का मतलब ही यही है कि आप कंक्लूड नहीं कर रहे हो, यू आर ओपन। सो एनीवे, तो ये हुआ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हुआ। उसके बाद में प्रोफेशनल इम्पैक्ट, आपका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होगा। जैसे उन्होंने बताया, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है, अर्जेंट सिचुएशंस, जहां आपको बड़ी बड़ी चीजों का सोल्यूशन निकालना है, और वो सोल्यूशन आप कैसे, नहीं समझ में आ रहा कैसे निकालोगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिस्क्स हैं, बहुत सारी चीजें दांव पे लगी हैं। एट दैट टाइम वी कांट से कि अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी डन, दैट शुड बी डन, और ये मुझे ऐसे समझ में आता है। नहीं, यू हैव टू कम टुगेदर,
and take and understand and collaborate and bring impact. बहुत बड़ी बड़ी जो सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, या उन्होंने, मैं आपके साथ डॉक्स भी शेयर करूंगी जहाँ मैंने हाईलाइट किया है कि कैसे उन सिचुएशंस में यू हैव टू कम टुगेदर एंड कोलैबोरेट, तभी जाकर के आप कोई सोल्यूशन निकाल पाओगे, नहीं तो वो डिस्ट्रक्टिव पैटर्न हो जाता है, कुछ निकल के नहीं आता। तो लास्ट में ये बोला कि किस तरीके से आप इसी चीज को यूज करके जो हमने जो अभी रेजोनेंस समझा, पॉजिटिव रेजोनेंस, उसको यूज करके, पॉजिटिव रेजोनेंस कह लो या पर्सनल रेजोनेंस में भी क्लोज लूप और पॉजिटिव वो कह लो, इसको यूज करके हम किस तरीके से जहां जहां हम वी कैन चेंज आवर गियर्स, जहां जहां हमें लगता है कि हमें कंट्रीब्यूट करना है, कोलैबोरेट करना है, हम कोलैबोरेट करें, और जहां जहां लगता है कि नहीं ये तो बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, वहां पर उसको डीकंस्ट्रक्ट भी करें, डिकंस्ट्रक्ट करें ताकि वो चीज स्पेसिफाई हो जाए। तो उन्होंने बोला कि किस तरह से आपको एम्पलीफाइड, मतलब जो लास्ट की उनकी समरी की जो स्लाइड थी वो है आइडेंटिफाई योर रेजोनेंसेस, कहाँ कहाँ आप रेजोनेट हो रहे हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ब्रेक नेगेटिव लूप्स, जहाँ आपको लग रहा है कि भैया यहाँ डिस्ट्रक्टिव रेजोनेंस हो रहा है, एस्केलेट हो रहा है, बात बढ़ रही है, वहां पे स्टॉप, बाइट योर टंग एंड रिटर्न टू बेनेवलेंट लिसनिंग। भले आपको अपनी टंग बाइट करना पड़े, मतलब मुंह बाबा कहते हैं ना, मुलहरा डाल लो, भले मुलहरा डालना पड़े, मुख बंद कर लेना पड़े, कर लो, एंड कम बैक टू बेनेवलेंट लिसनिंग। बेनेवलेंट लिसनिंग के चार चीजें उन्होंने बोली थी: नॉन जजमेंटल, एक्टिव लिसनिंग, क्यूरियस एंड डू नॉट इंटरप्ट। तो ये चार चीजें था। उसके बाद में बेनेवलेंट लिसनिंग पे यू आर देयर, एंड थर्ड चीज इंजीनियर दी पॉजिटिव, लर्न हाउ टू चेंज उस फ्लो को जो एक हरिकेन बन गया है नेगेटिविटी का, उस नेगेटिविटी को आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इंजीनियर कर सकते हो इनटू पॉजिटिव, जहां पर वो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट कर रहा है और एक पॉजिटिव रेजोनेंस क्रिएट कर रहा है। कॉन्शियसली डिप्लॉय द मोस्ट पावरफुल फिजिकल टूल्स यू हैव: एब्सोल्यूट अटेंटिवनेस, सस्पेंडेड जजमेंट एंड म्यूचुअल आई कॉन्टैक्ट। इन चीजों से हो जाएगा काम, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला ना, ऑथेंटिसिटी एंड योर क्यूरियोसिटी विच कैन बी सीन बाय योर आई गेज के थ्रू, या आपका क्या कहते हैं, मतलब म्यूचुअल आई गेज कर लिया आपने, और जो 54 जो फीडबैक रेजोनेंस वाली जो बताई थी सेंसेस, उसमें से कई सारी चीजों पर हम रेजोनेट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने बोली, जो एक स्लाइड और थी जिसमें नहीं है, यस, स्कॉलरी रिसर्च ऑन पॉजिटिव रेजोनेंस, बारबरा फ्रेडरिक्सन, इनके बारे में बताया था, जो कि साइकोलॉजिस्ट है। तो साइकोलॉजिस्ट होने के कारण उन्होंने कहा कि इस तरह से वो चीजें समझ नहीं पाई, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई, कब वो ओपन लूप है, कब वो क्लोज लूप है। तो ये चीज वो बहन नहीं समझ पाई, तो इसके कारण जब इन्होंने अपने मॉडल्स बनाए, बहन ने, जो हमारी बहन है लिन बहन ने, जब उन्होंने मॉडल्स बनाए, तो उस मॉडल्स के थ्रू उनको कई तरह की क्या कहते हैं, पता चला कि एक्चुअल में ये एनर्जी कैसे काम करती है, रेजोनेंस की एनर्जी किस तरह से काम करती है। तो यही वो बहन थी जो कि फर्स्ट, जिसने पॉजिटिविटी रेजोनेंस के ऊपर काम किया। उन्होंने कहा बहुत सारे काम किए हैं, वी कैन गो एंड रीड मोर अबाउट इट, बट मोस्टली कई कई जगह पर वो फेल हो रहा था, या शब्द आता है कि हाँ हम लोगों को टचिंग आई, या हमने उड़ती कला का अनुभव किया, बट वो जो पावर है, और जो इवेंचुअली जो पावर होने वाली है, जो बाबा कहते हैं संगठन की शक्ति, जो अंत में सबका एक ही संकल्प होगा, जिसमें यूनिटी होगी, एक मत होंगे, जिसमें क्या कहते हैं, सबका एक ही बेहद के वैराग्य वृत्ति होगी, सबका एक ही संकल्प होगा, अब खत्म होना है। वो जो एनर्जी कल्टीवेट होगी या रिलीज होगी, वो एनर्जी ही परम धाम का गेट खोलेगी या सत्युग का गेट खोलेगी, से पहले नहीं हो सकता। तो कितनी बड़ी एनर्जी को थ्रू रेजोनेंस हम हार्नेस करेंगे, संगठन हार्नेस करेगा, और उसमें सोचने वाली बात है, सिर्फ वही लोग कर पाएंगे इस रेजोनेंस को, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन कर पाएंगे, और इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जिनको इंजीनियरिंग द पॉजिटिव आता हो, क्योंकि बार बार इसको ब्रेक करने के लिए कई सारी चीजें हमारे अम, दिन में आती है,
जो हमारे बाबा कहते हैं सोडा वाटर हो गए सारा। यहाँ पे तो बहुत मजा आया, बहुत नशा चढ़ गया। अच्छा, अनदर वर्ड इज नशा चढ़ना, इंटॉक्सिकेशन। तो नशा चढ़ जाता है, बाहर जाकर के सोडा वाटर हो जाते हैं। तो कई सारी चीजें हमारे 54 सेंसेस लेवल पर, 54 जो उन्होंने बताया, कई सारी जगहों पर नेगेटिव रेजोनेंस क्रिएट करने की भी सेंसेस हमें परसीव होते हैं। कहीं पर हमें मान लीजिए यूनिटी की जगह झगड़ा दिख रहा होगा, नशा कम हो गया। हमें जैसे यहाँ पर निकाल ही लेते हैं हम वो लिस्ट, तो उससे ज्यादा है ये रही लिस्ट। तो जैसे हमें किसी की बात में हमें इंस्टेड ऑफ ह्यूमर हमें लगा ये हमारी टांग खींच रहे हैं, तो नेगेटिव हो गया। जहां पर हमें लग रहा है कि हम खुद मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, हमारे मन बुद्धि में बहुत, बाबा ने कल कहा था संडे के मूल्य, आज थी ना संडे के मूल्य में, दिल शिकस्त मैं, जो है दिल शिकस्त वाला मैं, वो वाला मैं आ जाता है, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस हो जाता है, तो अगेन वो आपका रेजोनेंस किल हो जाता है, बढ़ नहीं पाता है। तो जिन्होंने भी ये सारी चीजें, मुझे नहीं लगता सिर्फ 54 या और भी होंगे, बट स्टिल जिन्होंने भी ये सारी चीजों को एक तरीके से पॉजिटिव इंजीनियरिंग करने में या फिर इसको क्रॉस करने में मेहनत किया है, वही इवेंचुअली जाकर के वो वाला बड़ा रेजोनेंस जो एकता वाली चीज है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हर छोटे छोटे टेस्ट पेपर में अंडरस्टैंड करके उसको या तो मना पॉजिटिवली कोलैबोरेट करना, या फिर डिस्ट्रक्टिवली उसको, उस बात को खत्म करना।